टाटा की ऐसी एक कंपनी है जिसने 2002 में बिजनेस चालू किया था, बट ज़्यादातर लोगों को उसका नाम पता नहीं है एंड वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रुति खोपड़े और आज हम टाटा कम्युनिकेशन का यज्ञ के 5G एनालिसिस पे बेस्ड एक डिटेल एनालिसिस यहाँ पे देखेंगे। इसका ऑलरेडी डिटेल में वीडियो हमारे स्टॉकोमीटर पे अपलोडेड है, तो अगर पूरा प्रॉपर डिटेल एनालिसिस देखना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक समरी काइंड ऑफ एनालिसिस किया है कि कंपनी बेसिकली करती क्या है और क्यों इसको अभी थोड़ा ये बहुत फोकस में आई थी आफ्टर FY24 के रिजल्ट्स। तो अगर हम कंपनी की यहाँ पे मैंने रेवेन्यू का एक ट्रेंड से ही चालू किया है क्योंकि उसकी ही वजह से ये कंपनी मेनली हमने देखी थी। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका रेवेन्यू दो कंपनी 2002 में, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बोला कि चालू की थी, बट रेवेन्यू ओवरऑल एक काइंड ऑफ लीनियर लेवल में ही है 16,000 to 17,000 के बीच में। बट अगर हम FY23 के बाद FY24 में देखेंगे तो यहाँ पे एक हाई मतलब एक बढ़ता हुआ रेवेन्यू का ट्रेंड देखा है। 18% से ऑन YOY बेसिस यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है। इसके ही वजह से हमने ये कंपनी थोड़ी बहुत देखी थी और बिकॉज अभी पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन भी हो रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ रहा है, AI के साथ क्लाउड इंटीग्रेट करना वगैरह, ये बहुत सारी अलग अलग नई चीज़ें आ रही है जो कंपनी करती है। इसका अगर बिजनेस मॉडल देखेंगे तो कंपनी मेजरली 3 सेगमेंट में है, डेटा, वॉइस एंड अदर्स करके बाकी का एक सेगमेंट है। तो डेटा मेजरली इनका 80% ऑफ रेवेन्यू कंपनी का कंट्रीब्यूट करता है। इसमें डिजिटल पोर्टफोलियो एंड कोर कनेक्टिविटी है। तो बेसिकली कंपनी करती क्या है, जो आइडिया या फिर वोडाफोन, जियो, इनकी जैसे जो रिटेल वाले जो क्लाइंट्स हैं, जो हम जैसे कस्टमर्स को वॉइस कॉलिंग बेचते हैं, तो इनको भी ये वॉइस कॉलिंग होलसेलर्स से खरीदना पड़ता है जिनकी पूरा एक नेटवर्क होता है जिनका ऑलरेडी अंडरग्राउंड। तो बेसिकली टाटा कम्युनिकेशन के पास वो नेटवर्क है जो अंडर सी केबल्स भी ये लोग डालते हैं जिसके थ्रू वॉइस या फिर डेटा ट्रैवल करता है। तो टाटा कम्युनिकेशन एक होलसेलर है जिससे ये सब रिटेलर परचेस करके हमको फिर वो वाया जो नेटवर्क के टावर्स होते हैं टेलीफोन के, तो उसके थ्रू हमको डेटा और वॉइस कॉलिंग बेचते हैं। तो वो वाला पोर्शन मेजरली आता है इनका कोर कनेक्टिविटी में, जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि प्राइवेट लाइंस इंटरनेट के लिए अगर चाहिए है वो आती है, प्लस वॉइस कॉलिंग वगैरह, वो वाला जो पार्ट है जिसमें नॉर्मल कॉल होता है। पहले अगर हम बहुत सारे लोगों को याद होगा कि प्री कोविड बहुत सारे इंटरनेशनल कॉल्स होते थे जिसमें रोमिंग लगता है, तो वो वाला वॉइस कॉलिंग यहाँ पे वॉइस वाले सेगमेंट में आता है, इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस वॉइस कॉल वगैरह। एंड बाकी का जो डिजिटल पोर्टफोलियो है, क्लाउड का कनेक्टिविटी या फिर बाद में ओवरऑल एक ग्लोबल लेवल पे कुछ नेटवर्क वगैरह कनेक्ट करना है, तो वो सब इनका डिजिटल पोर्टफोलियो में आता है। एंड अदर्स में 5-10% का ही रेवेन्यू है जो मेजरली इनके कुछ कुछ कंपनी छोटे छोटे स्टार्टअप्स वगैरह में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करती है। तो वहाँ से इंक्यूबेशन के कुछ प्रोजेक्ट्स है जो इनके बहुत ज़्यादा स्टार्ट के R&D लेवल में है, तो वो सबका जो भी ओवरऑल रेवेन्यू आता है वो अदर्स वाले सेगमेंट में है। तो आगे अगर हम देखेंगे रेवेन्यू मिक्स कैसा है, जैसे कि मैंने बोला कि डिजिटल ये डेटा वाला जो सेगमेंट है 80% रेवेन्यू इधर से आता है, तो मेजरली वही से रेवेन्यू आता है, जिसका स्प्लिट यहाँ पे अगर हम देखेंगे डेटा रेवेन्यू का स्प्लिट मैंने लिया है। तो बेसिकली जो कोर कनेक्टिविटी वाला रेवेन्यू है वो 9 to 10,000 के रेंज में ही है, बट डिजिटल पोर्टफोलियो में यहाँ पे एक इंक्रीज हुआ है 3,000 का, जिसकी वजह से ही कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा है। तो मेनली डिजिटल पोर्टफोलियो में क्या आता है, तो ये सारी यहाँ पे जो सर्विसेज दी है राइट साइड वाले ग्राफ में वो आती है, जिसमें नेक्स्ट जेन कनेक्टिविटी है, देन कोलैबोरेशन सर्विसेज है, क्लाउड एंड क्लाउड का सिक्योरिटी वाला वगैरह ये सर्विसेज है। इसका आगे डिटेल में थोड़ा सा दिया है कि बेसिकली ये इसमें प्रोडक्ट्स क्या बेचती है कंपनी, बट मेजरली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मीडिया वाला जो सेगमेंट है एंड देन कोलैबोरेशन सर्विसेज वाला जो सेगमेंट है प्लस क्लाउड वाली सर्विसेज, तो इनमें ही मेजरली इंक्रीज आया है, जिसकी वजह से ओवरऑल रेवेन्यू में यहाँ पे इंक्रीज आया है। तो कंपनी ने FY23 में ही एक गाइडेंस दिया था। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे बोला था FY23 में जो 14,000 का पूरा डेटा पोर्टफोलियो है जिसमें कोर कनेक्टिविटी और डिजिटल दोनों आता है, वो कंपनी का एक विजन है कि वो 2x करेंगे 4 साल में, मतलब FY27 तक वो रेवेन्यू 28,000 अचीव करने वाली है कंपनी। ये ओवरऑल कंपनी ने पहले ही गाइडेंस दिया था, जिसके बाद ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, 18% का रेवेन्यू YOY इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस
वॉइस ओनली। अगर बाद में भी ये देखेंगे वॉइस वाला सेगमेंट का जो मिक्स है यहाँ पे वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन ही हो रहा है। FY20 में वो 3000 के आसपास था, अभी तो वो अगर फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 बोलेंगे तो वो 800 करोड़ के आसपास ही है। इसका मेजर रीजन ये है कि पोस्ट कोविड बहुत सारे लोगों ने वॉइस कॉलिंग करना कम किया है, बिकॉज गूगल मीट्स अभी होती है, ऑनलाइन कॉल होता है, डेटा के थ्रू व्हाट्सएप कॉल वगैरह हम कर सकते हैं डायरेक्टली गूगल के थ्रू भी। तो वॉइस टू डेटा का एक शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनी भी डिजिटल पोर्टफोलियो पे उस पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। एंड यहाँ पे वॉइस का जो इनका रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन ही हो रहा है, और एज सच इनका ज़्यादा उस पर फोकस भी नहीं है, बिकॉज जैसे कि कंपनी ने यहाँ पे गाइडेंस दिया है डिजिटल के लिए ये लोग ज़्यादातर यहाँ पे आगे फोकस रख रहे हैं, जो कि ओवरऑल उसके रेवेन्यू मिक्स में भी दिख रहा है। अगर अभी हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट्स क्या आते हैं, क्योंकि डिजिटल पोर्टफोलियो ही इनके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड उसमें से कोर कनेक्टिविटी वाला तो 9 to 10,000 के बीच में रहने ही वाला है रेवेन्यू। बिकॉज क्या होता है कि जो लाइन्स होती है, सो बेसिकली जो अंडर सी केबल्स कंपनी डालती है, प्लस लैंड में भी ये अंडरग्राउंड केबल्स डालते हैं जिसके थ्रू डेटा या फिर वॉइस ट्रैवल करता है। तो वो वाली लाइन्स, प्राइवेट लाइन्स भी कंपनी लीज पे देती है, बिकॉज कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होता है, डेटा सिक्रेसी रखने के लिए बहुत सारी कंपनीज प्राइवेट लाइन्स, ये जो लीज लाइन, ये जो अंडर सी या फिर लैंड के अंडर जो केबल्स होंगी जिसके थ्रू डेटा वॉइस ट्रैवल करता है या वॉइस ट्रैवल करता है, तो वो सारी केबल्स कंपनी लीज पे ले लेती है। क्योंकि डेटा अगर लीकेज हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, तो फिर वो कंपनी के लिए इम्पैक्ट हो सकता है। तो उसकी वजह से ये प्राइवेट लाइन्स लीज पे लेते हैं, एंड वो रिकरिंग बिजनेस टाटा कम्युनिकेशन के लिए चलता रहता है। तो उसकी वजह से ये वाला कोर कनेक्टिविटी वाला 9 to 10,000 का रेंज तो रहने ही वाला है। कंपनी ने आज सच इस पर कुछ गाइडेंस दिया नहीं है, बट सीइंग पास डेटा ये रहने वाला है। एंड सेकेंड थिंग इज कि मेजर जो हाइप यहाँ पे इंक्रीज आने वाला है वो बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल पोर्टफोलियो ओनली। तो वो इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल पोर्टफोलियो में क्या क्या आता है। बेसिकली ये जो राइट साइड वाला ग्राफ है, इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स कंपनी देती है और उसका क्या आगे जाके इंडस्ट्री ग्रोथ हो सकता है, ये हमको देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखेंगे तो डिजिटल पोर्टफोलियो में आता क्या है, तो जो मेन 3 सेगमेंट है, जैसे कि मैंने बोला, नेक्स्ट जेन कनेक्टिविटी, कोलैबोरेशन एंड मीडिया, ये तीनों की वजह से, क्योंकि वही मेजर यहाँ पे ज्यादा रेवेन्यू यहाँ पे दे रहे हैं डिजिटल पोर्टफोलियो में भी। तो नेक्स्ट जेन में बेसिकली यहाँ पे आता है कंपनी लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक ऑफिस को पूरा उसका बिल्डिंग कनेक्ट करना है वाया नेटवर्क ब्रॉडबैंड के थ्रू, तो उसका लैन के थ्रू वो कनेक्ट होता है सारे लैपटॉप और पीसीज, तो उसके लिए भी कंपनी सर्विसेज देती है। प्लस वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, तो सपोज एक मल्टी ग्लोबल कंपनी है, MNC है पर्टिकुलरली, उसको उसके सारे रीजनल ऑफिसेस जो ग्लोबल लेवल पे है वो कनेक्ट करने हैं, तो उसके लिए वो कंपनी क्या करेगी, क्लाउड के थ्रू दे विल कनेक्ट ऑल ऑफिसेस। बट उसके लिए भी अभी पहले क्या होता था कि केबल्स के थ्रू ही कनेक्टिविटी होती थी, जो अंडरग्राउंड केबल्स है, जैसे कि मैंने बोला टाटा कम्युनिकेशन के पास अंडरग्राउंड एक पूरा नेटवर्क है, अंडर सी भी इनकी केबल्स है, तो उसके थ्रू पहले ये ऑफिसेस सारे कनेक्ट होते थे। बट अभी SD WAN करके एक नया टेक्नोलॉजी आया है पोस्ट कोविड, जिसमें थोड़ा बहुत सैटेलाइट के थ्रू भी कनेक्टिविटी आती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पब्लिक क्लाउड्स के थ्रू कुछ डेटा ट्रैवल होगा और कुछ ट्रैवल होगा वाया दीज केबल्स, क्योंकि केबल्स कैसे हो सकती है, प्राइवेट लीज लाइंस भी हो सकती है, तो वहाँ पे डेटा ज़्यादा सिक्योर रहेगा कंपेयर टू द पब्लिक क्लाउड्स। बट कुछ कुछ ऐसे होते हैं रिडंडेंट, मतलब जो डेटा सीक्रेट नहीं रहा तो भी चलेगा, जैसे कि कुछ नॉर्मल ऑफिस पे चैट कर रहे हैं या फिर कुछ ईमेल से जो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से डेटा ट्रैफिक थोड़ा सा सेग्रीगेट हो जाएगा, क्योंकि अगर लीज लाइंस पे ही पूरा डेटा आ जाएगा तो वहाँ पे अगेन डेटा ट्रैफिक के इश्यूज आ रहे थे, तो उसकी वजह से SD WAN करके एक नया टेक्नोलॉजी आया है, जिसमें जो डेटा ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल नहीं है वो वाया सैटेलाइट के थ्रू, क्लाउड के थ्रू कनेक्टिविटी होगा, और जो डेटा बहुत सिक्योर्ड कॉन्फिडेंशियल है, कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो डेटा लीज लाइंस के थ्रू होगा। तो ये एक नया प्रोडक्ट बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज दे रही है, तो वो टाटा कम्युनिकेशन भी दे रहा है। प्लस हाइब्रिड WAN, मतलब जैसे कि मैंने बोला मिक्स ऑफ
केबल एंड सैटेलाइट, ओनली सैटेलाइट वाला सॉफ्टवेयर डिफाइंड में आता है। इंटरनेट वैन मतलब फुल्ली कनेक्टेड रहेगा वाया ब्रॉडबैंड, तो वो यहाँ पे आता है। जिसके मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक स्टार्टअप है जिसको सारी रिमोट टीम्स अगर उसकी कनेक्ट करनी है तो वो इंटरनेट वैन के थ्रू करेगा। तो मेनली फोकस अभी SD वैन और हाइब्रिड वैन में ही है, बिकॉज एशिया और मतलब ईमिया वाली जो कंट्रीज है उनमें एज सच ये ज़्यादा यूसेज में नहीं है, बट अभी बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे वो ला रही है धीरे धीरे। तो ये मेन टारगेट मार्केट रहेगा। और टाटा कम्युनिकेशन का भी मोस्टली रेवेन्यू इंडिया से ही आता है 50% और, तो ये एक कंपनी के लिए आगे ग्रोथ फैक्टर हो सकता है। अगर कोलैबोरेशन सर्विसेज में देखेंगे तो यहाँ पे उसमें आता है यूनिफाइड कम्युनिकेशन एज सर्विस, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और सिस्को का क्लाउड का रीसेलिंग ये कंपनी करती है। बेसिकली मैंने जैसे बोला था ये होलसेलर है, तो ये रीसेलर करेंगे छोटी छोटी बाकी जो कंपनी जिनको चाहिए इसका एक्सेस वो। देन कस्टमर इंटरैक्शन एज अ सूट, जो चैट बॉक्स होते हैं, जो अगर हम कोई वेबसाइट पे जाएंगे तो नीचे पॉपअप आता है हाउ कैन आई हेल्प यू वगैरह, तो ये सारे चैट बॉक्स वगैरह भी कंपनी ऑपरेट करती है। एंड कॉन्टैक्ट सेंटर एज सर्विस, इंस्टा CC करके इनका एक प्रोडक्ट है जिसमें टेलर्ड कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए ये लोग कस्टमर फीडबैक्स के लिए कॉन्टैक्ट सेंटर भी एज अ सर्विस देते हैं। कंपनी ने रिसेंट में यहाँ पे एक एक्विजिशन किया है कलायरा AI का, जिसके थ्रू OTT प्लेटफॉर्म्स पे या फिर ई-कॉमर्स प्लेयर्स के लिए चैट बॉक्स कंपनी बना सकती है। एंड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट वाले सेगमेंट में कंपनी यहाँ पे मेजरली लाइव ब्रॉडकास्टिंग जो होता है स्पोर्ट्स का या फिर कोई इवेंट्स अवार्ड्स का वगैरह वो करती है। उसमें भी इन्होंने अभी रिसेंट में स्विच एंटरप्राइज करके एक एंटिटी एक्वायर की है। तो बेसिकली ये ओवरऑल बिजनेस मतलब डिजिटल पोर्टफोलियो में क्या आता है वो प्रोडक्ट्स थे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 3000 करोड़ का और 18% का जो ग्रोथ आया है रेवेन्यू में, तो अगर वो देखेंगे तो स्टैंड अलोन बेसिस पे एज सच कुछ रेवेन्यू का ज़्यादा हाइप यहाँ पे इंक्रीज नहीं दिखता है, 8 to 10% का ही इंक्रीज है। बट कंसोलिडेटेड लेवल पे 18 है, बिकॉज ये कलायरा AI एंड स्विच एंटरप्राइजेस करके ये दोनों एंटिटीज कंपनी ने एक्वायर की है, जिसकी वजह से एंड जिसका कंसोलिडेशन FY24 में हुआ था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ दिखता है। तो थोड़ा सा इनऑर्गेनिक रोल भी यहाँ पे प्ले आउट होगा। आगे जाके ये भी देखना रहेगा कि ये दो कंपनीज कैसे आगे जाके कंपनी के लिए बेनिफिशियल होती है, बिकॉज ये US बेस्ड कंपनीज है एंड इन ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है दोनों कंपनीज भी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा कि कैसे इनऑर्गेनिक ग्रोथ प्ले आउट होती है डिजिटल पोर्टफोलियो के लिए। अगर अभी हम रेवेन्यू की तो बात हो गई, अगर मार्जिन की बात करेंगे तो 20% और मार्जिन है FY24 के बाद। पहले कंपनी के 25% 24% के मार्जिन भी रह चुके हैं। कंपनी ने एज सच गाइडेंस लॉन्ग टर्म का तो नहीं दिया है, क्योंकि टाटा कंपनी ज़्यादा क्वान्टिटेटिव गाइडेंस नहीं देती है, बट यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि FY25 में विजन इनका 20% का ही मार्जिन रहेगा, जिसका मेजर रीजन यहाँ पे मार्जिन गिरने का ये है कि जो नेटवर्क ट्रांसमिशन वाली कॉस्ट है वो यहाँ पे बढ़ी है। अगर हम देखेंगे तो FY23 में 6000 करोड़ के आसपास थी, जो बढ़ के 8000 करोड़ हुई है। दिस इज मेनली बिकॉज जो रिपेयर मेंटेनेंस के वगैरह इनके खर्चे हैं वो बड़े हैं, प्लस बहुत सारे अंडरसी केबल्स को भी इनको रिपेयरिंग करना पड़ा है। तो ये कुछ मतलब रीजंस मुझे मिले हैं, बट ये प्रेडिक्टेबल नहीं है कि ये इंक्रीज आगे जाके होगा या नहीं। तो ये एक अनसर्टेनिटी काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि क्योंकि इसका डायरेक्टली मार्जिन पे इम्पैक्ट है। प्लस डेप्रिसिएशन इनका 2000 to 2500 करोड़ के आस रहने ही वाला है, क्योंकि जो केबल्स ये लोग डालते हैं जिसका मेजर कैपेक्स होता है उसका 20 ईयर्स का लाइफ स्पैन होता है, तो जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन ये रेंज में रहने ही वाला है, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली वो भी एक्सपेंशन कर दी है नेटवर्क का। अगर ज्योग्राफी वाइज देखेंगे, जैसे कि मैंने बोला 42% इनका रेवेन्यू मोस्टली इंडिया से आता है, एंड बिकॉज ऑफ एक्विजिशंस 19% US से आता है, जो कि पहले लास्ट ईयर 14% था। तो ओवरऑल इनका फोकस वैसे भी एशिया पैसिफिक ही है, क्योंकि वहाँ पे ही यही ज्योग्राफी वो लोग टारगेट कर रहे हैं एक्सपेंशन के लिए। कैपेक्स की अगर बात करेंगे तो सिंस FY22 8% और कंपनी कैपेक्स कर रही है। इसमें जो कैपिटलाइज हुआ है प्लस एक्सपेंस आउट हुआ है, ये दोनों कैपेक्स यहाँ पे है। तो अच्छा खासा कंपनी कैपेक्स तो कंटिन्यूसली कर ही रही है, बिकॉज इनको बहुत सारी लैंड भी लेनी पड़ती है, जिसके अंडर फिर ये लोग केबल्स डालेंगे, प्लस अंडर सी भी केबल्स डालना एक डिफिकल्ट या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो उसके लिए इनको कैपेक्स लगता है अच्छा खासा। अगर डेट की यहाँ पे बात करेंगे तो कंपनी का
डेट जो है यहाँ पे FY24 के बाद फर्स्ट हाफ में ही बढ़ा है, 10,000 से बढ़ के वो 11,000 और करोड़ हुआ है। मेजरली 8,000 करोड़ का कुछ लॉन्ग टर्म डेट है। इन्होंने जो कलायरा का एक्विजिशन किया तो वहाँ पे वो कंपनी का जो भी डेट है वो भी सारी रिपेमेंट करने का यहाँ पे कंसिडरेशन दिया है। तो वो प्लस कैपेक्स के लिए, क्योंकि कैपेक्स हैवी बिजनेस है तो इनको डेट लगती है, जिसकी वजह से डेट टू इक्विटी यहाँ पे 5.67 था जो FY24 में, वो बढ़ के 6.35 हुआ है H1 में। अगर अभी गाइडेंस की बात करेंगे, जैसे कि मैंने बोला 2x करना है 4 ईयर्स में डिजिटल पोर्टफोलियो। FY27 में उनको वो 28K तक करना है जो डिजिटल पोर्टफोलियो है, मतलब पूरा डेटा का जो सेगमेंट है डिजिटल प्लस कोर कनेक्टिविटी का, एंड वॉइस का फिर 2,000-1,000 और करोड़ बोल सकते हैं। तो ओवरऑल 30K का रेवेन्यू टारगेट कर रही है लोग। दो कंपनी ने 28,000 का ही बोला है FY27 तक जो डेटा वाला सेगमेंट है। तो इसका मेन रीजन जो है वो डिजिटल पोर्टफोलियो है, जिसमें डबल डिजिट ग्रोथ कंपनी देख रही है, प्लस जो इबिड्डा मार्जिन है, जैसे मैंने बोला 20% का यहाँ पे गाइड किया है ये साल के लिए। तो ओवरऑल यही गाइडेंस दिया है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के नंबर्स बोले नहीं है, क्योंकि टाटा कंपनीज में यही देखा गया है कि आज से जो ज़्यादा क्वांटिटेटिव यहाँ पे गाइडेंस देते नहीं है। अगर इंडस्ट्री वाइज देखेंगे कि वॉइस वाला जो सेगमेंट है उसमें ये टॉप पोजीशन है ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि कंपनी काफ़ी 2002 से ऑपरेट कर रही है और काफ़ी पहले से ये लोग वॉइस कॉलिंग, इंटरनेशनल जो वॉइस कॉलिंग है वो दे रहे हैं। तो वो इंडस्ट्री 11% का कैगर बोल रहे, दो कंपनी का फोकस नहीं है ये सेगमेंट पे ज़्यादा, बट हाँ वो ग्लोबल लेवल पे टॉप में ही है टाटा कम्युनिकेशन। अभी डेटा सेगमेंट जिसके लिए इन्होंने गाइडेंस दी है उसमें भी डिजिटल पोर्टफोलियो देखेंगे तो SD-WAN का जो मार्केट है वो 35% का कैगर लेवल पे ग्रोथ बोल रहे हैं FY24 के साथ अगर कंपेयर करेंगे टिल FY28। दिस इज मेजरली बिकॉज बहुत सारे कंट्रीज में SD-WAN अभी नया प्रोडक्ट है, तो लो बेस की वजह से यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज दिखेगा। और अमेरिका यहाँ पे पहले से ही डोमिनेटेड है ये मार्केट, तो मेजरली फोकस बहुत सारी कंपनीज का एशिया पैसिफिक या फिर EMEA में ही रहेगा, तो ये एक देखना रहेगा। प्लस ये जो गार्टनर का अभी एक ग्लोबल वैन सर्विसेज के लिए असेसमेंट हुआ था, तो इसमें भी टाटा कम्युनिकेशन लीडर पोजीशन पे है। तो एज सच कंपनी के पास मोट है, प्लस इंडस्ट्री भी ग्रोथ अच्छा खासा करेगी। तो जो गाइडेंस बोला है उन्होंने 28,000 का, वो अचीवेबल तो दिखता है, जस्ट वो मार्जिन मेंटेन करेंगे या नहीं वो एक कंसर्न है। अभी यहाँ पे एक मैंने पीयर कंपैरिजन लिया है, क्योंकि एज सच इंडिया में इसके लिए कोई पीयर नहीं है, तो ग्लोबल लेवल की कंपनीज यहाँ पे ली है। तो वेरिजॉन करके एक US बेस्ड कंपनी है जो भी ब्रॉडबैंड सर्विस, 5G की सर्विसेज, लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग, IoT वगैरह ये सब देती है। वेरिजॉन इज लाइक काइंड ऑफ एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन फॉर टाटा कम्युनिकेशन। सिस्को क्योंकि डेटा सेंटर के स्विच, मतलब थोड़ा बहुत डेटा सेंटर रिलेटेड हार्डवेयर वगैरह भी देता है, तो उसकी वजह से वो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होगा, बट मोस्टली ये लोग भी SaaS देन कोलैबोरेशन डिवाइसेस की वगैरह, क्लाउड सिक्योरिटी वगैरह ये सर्विसेज देते हैं। तो इसमें मेनली अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो मार्जिन लेवल पे टाटा कम्युनिकेशन का 20% मार्जिन था FY24 में, ये दोनों का 17 वेरिजॉन का और 23% सिस्को का है। सिस्को का बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मार्जिन है, बट वेरिजॉन का 17% है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 20% का मार्जिन काइंड ऑफ अगर ग्लोबल पीयर से कंपेयर करेंगे तो मेंटेनेबल तो है कंपनी के लिए। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी टाटा कम्युनिकेशन का 8% है, वेरिजॉन का 14% और सिस्को का 5%, मतलब मोर और लेस सबका सेम ही लेवल पे है, 5 to 10% के बीच में। तो विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ गुड अगर हम कंपेयर करेंगे ग्लोबल प्लेयर्स से। नेट डेट टू इबिड्डा रेशियो भी यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन का 2.16 है, वेरिजॉन का 2.6 और 0.71 सिस्को का है। तो यहाँ पे ओवरऑल लेवल पे अगर हम डेट टू इक्विटी देखेंगे तो हमको ज़्यादा दिखता है, क्योंकि इक्विटी का बेस भी छोटा है, प्लस कंपनी ने रिसेंट में यहाँ पे डेट भी लिया है। बट अगर हम यही कंपेयर करेंगे ग्लोबल पीयर्स के साथ तो वेरिजॉन से कंपेयर करते हुए टाटा कम्युनिकेशन का नेट डेट टू इबिड्डा रेशियो सेम लेवल पे है, विच इज़ अ गुड थिंग अगर हम ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो आगे अगर हम जर्नी एज सो फार देखेंगे तो 2002 में जैसे कि मैंने बोला टाटा ग्रुप ने 25% स्टेक लिया था VSNL में, एंड उसके बाद फिर टाटा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ था 2008 में। 2010 एंड 14 में उन्होंने क्लाउड वाले सर्विसेज, जो डेटा में जो डिजिटल पोर्टफोलियो वाला सर्विसेज है वो देना चालू किया, एंड फिर धीरे धीरे उन्होंने एक्सपैंड करके अभी नेक्स्ट जेन पे जो डिजिटल पोर्टफोलियो है उस पर इनका
फोकस है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो प्रमोटर्स का कंसिस्टेंटली 58.86% का यहाँ पे रहा है स्टेक। एंड अगर हम कंपेयर करेंगे सितंबर 23 के साथ तो DIIs यहाँ पे थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, FIIs यहाँ पे इंक्रीज हुए, तो एज सच ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। एंड EV बाय EBITDA रेशियो अगर देखेंगे तो हाँ, बिकॉज ऑफ गाइडेंस वगैरह भी कंपनी ने दिया है तो उसकी वजह से यहाँ पे एक पीक EV बाय EBITDA दिखता है। बिकॉज कैपेक्स वाली कंपनी है तो यहाँ पे PE रेशियो देखना सही नहीं रहेगा, इसलिए EV बाय EBITDA का ट्रेंड यहाँ पे लिया है। मीडियन लेवल पे 9.18 का था EV बाय EBITDA, जो अभी 13 के आसपास है एज ऑफ 7th Jan। तो ओवरऑल अगर इसको समरी करेंगे तो कंपनी के पास क्या की एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है। तो स्टेबल बिजनेस है, कोर कनेक्टिविटी का 9 to 10,000 करोड़ का रेवेन्यू तो रहने ही वाला है, प्लस डिजिटल पोर्टफोलियो का डबल डिजिट ग्रोथ खुद मैनेजमेंट बोल रहा है। तो 28K वाला जो उन्होंने गाइडेंस दिया है बाय FY27 तो वो क्वाइट मैनेजेबल लगता है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ अभी रिसेंट में एक्विजिशंस किए कलायरा और स्विच एंटरप्राइजेस के, तो वो कैसे प्ले आउट होते हैं वो भी यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज वो US बेस्ड कंपनीज है तो उनके पास ऑलरेडी एक मोट है, तो वो कंपनी कैसे यूज करती है फॉर एशिया पैसिफिक वो देखना एक इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्लियर गाइडेंस दिया है, दो FY25 के लिए बोला है मार्जिन के नंबर्स जो 20% मार्जिन है, बट क्वांटिटेटिव थोड़ा तो गाइडेंस दिया है बिकॉज टाटा कंपनी है तो ज़्यादा वो नंबर्स बोलते नहीं है, बट मैनेजमेंट ने थोड़ा बहुत तो गाइडेंस दिया है विच इज़ अ गुड थिंग। एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, टाटा ग्रुप की कंपनी है तो नो डाउट गवर्नेंस का यहाँ पे एज सच ज़्यादा मतलब ग्रीन स्टार ही मिलता है। एंड ग्लोबल बिजनेस से अगर हम कंपेयर करेंगे सेम पीरियड जैसे वेरिजॉन से हमने देखा था, नेट डेट टू EBITDA वाला जो रेशो था वो काइंड ऑफ इनलाइन था, तो डेट प्रोफाइल वो हिसाब से कंपनी की इनलाइन लगती है एज कम्पेयर टू ग्लोबल पेयर्स। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डेट बहुत ज़्यादा है, वही सेम पॉइंट, प्लस कंपनी के पास थोड़ी बहुत यहाँ पे कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी है बैलेंस शीट पे, तो वो भी एक कंसर्न है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी मतलब जो बैलेंस शीट में नहीं दिखा है बट उसका आउटफ्लो हो सकता है अगर वो कुछ इवेंट्स आए, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल अभी इनकी लाइबिलिटी मेजरली बिकॉज ऑफ कुछ केस लॉ चल रहा है TRAI ट्राई का, तो उसकी वजह से वो अगर वो केस हारे उसमें अगर कुछ पेनल्टी इनको भरनी पड़ी तो वहाँ से एक कंपनी के कैश पे स्ट्रेन आ सकता है वो पेनल्टी के लिए, तो उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो कंपनी के पास अच्छी खासी मटेरियल अमाउंट की कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। और कुछ मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल कंडीशन आई जिसकी वजह से इनकी केबल्स पे कुछ इम्पैक्ट हुआ, तो वहाँ से वो नेटवर्क ट्रांसमिशन वाला एक्सपेंस बढ़ के डायरेक्टली मार्जिन पे हिट हो सकता है। तो जो मार्जिन 20% बोल रही है कंपनी वो मेंटेन होगा या नहीं ये देखना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रहेगा, वो एक रिस्क है। एंड ग्लोबल कॉम्पिटिशन अगेन, सिस्को वेरिजॉन जैसे $1 बिलियन कंपनी ऑलरेडी ये सेगमेंट में है, तो टाटा कम्युनिकेशन का दो इंडिया में तो लीडर है बट एज सच बाकी ग्लोबल लेवल पे वो कैसे प्ले आउट होगा उनका ओवरऑल मोट वो देखना एक इंपॉर्टेंट है। एंड हाई EV टू EBITDA रेशियो कंपेयर टू प्रीवियस लेवल्स ये हाई लेवल पे है। तो ओवरऑल यही समरी था एनालिसिस टाटा कम्युनिकेशन का। इसका एक डिटेल वीडियो भी है हमारे स्टॉकोमीटर पे, तो अगर आपको देखना है तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू सो मच।